खबरें तफसील से। वजीर आला योगी आदित्यनाथ कांग्रेस का गढ़ समझे जाने वाले अमेठी पहुंचे तो बीजेपी कारकुनों ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। इस दौरान इन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की तरक्याती कामों का जायजा लिया। इस मौके पर योगी ने गुज़िश्ता हुकूमतों को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि गुज़िश्ता हुकूमतों ने अमेठी के साथ सौतेला सलूक किया। वीवीआईपी जिला होने के बावजूद भी अमेठी को नजरअंदाज किया गया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनकी हुकूमत पूर्वांचल की हमअजहद तरक्की पर तवज्जो मरकूज किए हुए है। अमेठी जनपद आजादी के बाद से ही लगातार वीवीआईपी जनपद होने के बावजूद विकास से बहुत पिछड़ा था। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का निर्माण होने के बाद विकास और तीव्र गति से यहां बढ़ेगा। हमारी सरकार ने 8 पैकेजेस में 340 किलोमीटर लंबा इस पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के कार्य को प्रारंभ किया है। हम लोगों का प्रयास है कि 15 जून तक अर्थवर्क पूरा हो जाए। हर किसान को कॉम्पनसेशन जो भी अनुमन्य है वह उसे उपलब्ध कराने के साथ ही किसी भी प्रकार की कोई असुविधा इस पूरे कार्य में न हो, किसानों को भी न हो। हनुमान पहले दलित बने, फिर मुसलमान बने और अब जाट बन गए हैं। काबिनी वजीर लक्ष्मी नारायण ने बुक्कल नवाब के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कुछ ऐसा ही इशारा दिया। उनकी माने तो हनुमान जाट थे, क्योंकि ये जाटों की ही खसलत होती है कि वो किसी शख्स के साथ अगर नाइंसाफी होती है तो उसके खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी तरह से जाट हनुमान जी को अपना पूर्वज मानते हैं, इसलिए मैं कह सकता हूँ। दूसरे नंबर यह है कि जाट की एक आदत है कि जब कभी किसी व्यक्ति के साथ अन्याय हो रहा हो तो वो बगैर बात के, उसका कोई भी स्वार्थ ना हो, कोई जान पहचान ना हो, वो तुरंत उस अन्याय के विरुद्ध हिस्सा लेने लगता है। इसलिए अब भगवान राम की पत्नी सीता माता का अपहरण हुआ, रावण ने अपहरण किया, लंका दहन किया किसने? हनुमान जी ने। इसलिए हनुमान जी जाट थे, इसमें कोई संदेह नहीं। वहीं बीजेपी रुकने पार्लियामेंट हरिओम पांडे ने बजरंग बली को पंडित बताया। वह मानव के रूप में आता है, चाहे कोई देवी देवता रहा हो, मानव को अवतारित रूप में लेता है। तो वह अवतारिक पुरुष थे और एक मानवीय आधार पर थे, लेकिन उनके कर्म ऐसे थे। जो सेवक का दर्जा होता है वो सबसे बड़ा होता है, जो हर चीज को जानता हो, प्रकांड हो, पंडित वह कहलाता है। मैंने उनको इसलिए कहा पंडित कि वह पंडित से ज्यादा जानते थे। आगे बढ़ेंगे। लखनऊ समेत रियासत के दीगर मकामात पर ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन की जानिब से दी गई हड़ताल की कॉल में बैंक मुलाजमीन ने शिरकत की। इस हड़ताल की वजह से लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हड़ताल पर गए बैंक मुलाजमीन ने हजरतगंज में मौजूद इलाहाबाद बैंक की ब्रांच पर जमा होकर एहतजाज किया और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। बैंक मुलाजमीन अपनी तनख्वाहों में इजाफा समेत कई दीगर मसाइल को हल करने के मुतालबे को लेकर एहतजाज कर रहे हैं। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के कौमी नायब सदर पंडित अशोक शर्मा ने एक बार फिर बीजेपी और उसकी झैली तंजीमों को तनकीद का निशाना बनाया है। हिंदू महासभा के जिम्मेदारों के मुताबिक बीजेपी की सियासत हुकूमत हासिल करने का हथकंडा है, इसलिए दो तबकों के लोगों को एक दूसरे का डर दिखाकर वोट हासिल करने की सियासत की जा रही है। हिंदू महासभा ने हिंदू और मुसलमानों से अपील की है कि वो बीजेपी के सियासी बहकावे में ना आए और मुल्क और कौम की बुनियादी मसाइल पर गौर करें और उनके हल निकालने की कोशिश करें। हिंदुस्तान की आवाम से, जनता से ये कहना है कि चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, भैया वो किसी का यकीन करने पर इन भाजपा वालों का यकीन ना करें, क्योंकि इन्होंने कभी जीवन में सच नहीं बोला। तो इसलिए हिंदू और मुसलमानों को डरना, इनकी बातों में नहीं आना चाहिए, इनके बहकावे में नहीं आना चाहिए और अपनी जो है अपनी तालीम पे और अपने देश के विकास पे ध्यान देना चाहिए, अपने धर्म पे ध्यान देना चाहिए। हमारा धर्म हमें क्या सिखाता है, मुसलमान का धर्म क्या सिखाता है।
हुकूमत की हिकमत अमली और रवैयों से अक़लियती तबके के लोगों में मायूसी है। सियासी और मजहबी लोग मुख्तलिफ मौज़ूआत पर हुकूमत की घेराबंदी भी कर रहे हैं और तनकीद भी। मजहबी रहनुमा मानते हैं कि बसर इक़्तिदार लोग ज़ाती मफादात के लिए काम कर रहे हैं, जबकि अरबाब सियासत के मुताबिक रफ़ाइल डील समेत कई मामलात में लगने वाले इल्ज़ामात ने मुल्क की तरक्की के ख्वाहा हसास लोगों को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया है। जो चीज 560 करोड़ में मिलती है 1670 में कोई खरीद रहा है, तो देश को नुकसान किस बात पे, किस ज्यादा नुकसान किस, एक गरीब मुल्क का यार इतना बड़ा सरमाया और कोई पूछने वाला भी नहीं है, और उसका तर्क ये दिया जा रहा है कि मुल्क की सालमियत को खतरा हो गया। मुल्क की सालमियत को खतरा हो गया 126 से 36 पे क्यों लेके आए? मुल्क की खिदमत जो है वो आदमी जब दिल से करता है और सबको मिला करके चलता है तो उससे फ़ायदा होता है, और जब आदमी खुद गर्जी पे आमादा हो जाता है उसका मतलब मुल्क की खिदमत नहीं करना होता है, बल्कि अपनी अपनी नेतागिरी चमका करके अपने फ़ायदे हासिल करना होते हैं, तो इससे कोई फ़ायदा हासिल नहीं हो सकता। और जहाँ तक इन पार्टियों के आपस के गठबंधन का मामला है, अगर ये खाली मुल्क की खिदमत करने के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाएंगी और सब आपस में मिल करके मुत्तहिदा तौर पर मुल्क की खिदमत के लिए आगे बढ़ेंगी, तब तो फ़ायदा होगा। मुस्लिम खवातीन के मजहबी और समाजी मामलात से लेकर खवातीन के सजने संवरने, एक साथ बैठने, खाना खाने और शादी ब्याह की रसूमात को लेकर दारुल उलूम देवबंद से फतवों के जारी होने का सिलसिला जारी है। ताज़ा फतवा शादी ब्याह में दूल्हा दुल्हन की सलामी और मुंह दिखाई की रस्म को लेकर जारी किया गया है। फतवे में इस तरह की रसूमात को गैर इस्लामी करार दिया है। दारुल उलूम के इन फतवों की जहां उलमा देवबंद तायीद कर रहे हैं, तो वहीं समाजी कारकुन फराह फैज ने दारुल उलूम देवबंद को सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। देवबंद ने कुरान और हदीस के मुताबिक जो फैसला है, जो उसके जवाब है, वही दिया है, क्योंकि सलामी के अंदर दूल्हा जाता है और उसके सामने गैर महरम औरतें आती हैं और हंसी मजाक भी की जाती हैं। शरीयत के अंदर जो है औरतों को ये हुक्म दिया है कि किसी गैर महरम के सामने न जाए, वहाँ बेपर्दगी होती है। उसी को मद्देनज़र रखते हुए दारुल उलूम ने जो फतवा दिया है वो बिल्कुल सही और दुरुस्त है, और मैं दारुल उलूम देवबंद के फतवे की पूरी तरीके से तायद करता हूँ और पूरी उम्मत मुस्लिमा से भी ये अपील करता हूँ कि दारुल उलूम देवबंद के इस फतवे को फॉलो करें। आज की तारीख में दारुल उलूम देवबंद मात्र एक फतवा फैक्ट्री बन करके रह गई है, जिसका काम औरतों की जिंदगी को दुश्वार करने के लिए फतवे जारी करना रह गया है। ये लोग कभी पुरुषों के लिए कोई फतवा जारी नहीं करते। इनके फतवे सिर्फ और सिर्फ मुसलमान औरतों की जिंदगी को दुभर करने के लिए होते हैं। कभी मुसलमान औरतों के खान पीन को लेकर के, कभी उनकी वेशभूषा को लेकर के, कभी उनकी शिक्षा को लेकर के, कभी उनके बाहर काम करने को लेकर के ये लोग आए दिन फतवे जारी करते रहते हैं। और इन फतवों को जारी करने का मकसद जो है वो सिर्फ बोगस सुप्रीमेसी हासिल करना है, एक पब्लिसिटी स्टंट बनाना है, ताकि ये नेम और फेम इनको मिलता रहे और ये इस आधार पर सरकारों को ब्लैकमेल कर सके। यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट ने दुनिया की मुमताज यूनिवर्सिटियों की रैंकिंग जारी की। इस रैंकिंग में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को हिंदुस्तान की दूसरी बेहतरीन यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला है। इसके साथ ही एएमयू के शोबे रियाजी, बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और लाइफ साइंस डिपार्टमेंट को मुल्क में अव्वल मकाम पर रखा गया है। इस कामयाबी को यूनिवर्सिटी के तर्जुमान इसे वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर की कायदाना सलाहियतों का नतीजा करार दे रहे हैं। यूनिवर्सिटी के असातिज़ा और तलबा इसको लेकर बेहद खुश हैं। लोगों में बहुत ही खुशी है और ये विश्वविद्यालय बिरादरी के लिए बहुत ही गौरव का विषय है, और इससे देश और विदेश में जो है वो अमूवी की जो गरिमा है वो और बढ़ेगी। और इसका जो श्रेय जो है यहाँ के कुलपति जो प्रोफेसर तारिक मंसूर और तमाम जो टीचर्स हैं और स्टूडेंट हैं, ये उनको जाता है कि उन्हीं की जो कोशिशें हैं, जो मेहनतें हैं, उसी की बदौलत यूनिवर्सिटी को लगातार एक आला और एक उच्च स्तरीय रैंकिंग प्राप्त हो रही है। नंबर 1 में भी इसमें कोशिश यही है कि अब दूसरी यूनिवर्सिटीज भी कोशिश करेंगे कि वो नंबर 1 आए, तो हमें अपने चैलेंज को मेंटेन करना है। और वर्ल्ड रैंकिंग में चूंकि हमें और ऊपर जाना है, इसलिए अगर हम मेहनत करेंगे तो हम इंडिया में तो नंबर 1 रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन हमारी वर्ल्ड रैंकिंग में इम्प्रूवमेंट होकर के और अच्छी पोजीशन हो जाएगी। ये हमारी कोशिश है। आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि हमारा एमयू इतनी ज़्यादा तरक्की कर रहा है और ये वर्ल्ड लेवल पर भी और ज़्यादा इंक्रीज करे अपनी रैंकिंग। And as we all know that it is 154 rank in the world rankings and first in Indian universities, in all the Indian universities. So I am very happy and glad that I am the student, that मैं एक एमयू की स्टूडेंट हूँ
और मैं ये चाहूँगी कि और मैं अपना योगदान दूँ और सारे स्टूडेंट्स इसका योगदान दें कि ये हमारा जो एमयू है तो और ज़्यादा तरक्की। केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन जिला अलीगढ़ के इंतखाब पर पर्चे नामजदगी करने वाले सभी ओहदेदारान बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं। इलेक्शन अफसर रजनीश गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ओहदे सदारत के लिए शालेंद्र सिंह टल्लू, जनरल सेक्रेटरी के आलोक कुमार और ओहदा खाजिन के लिए शिव कुमार शर्मा को बिला मुकाबला मुंतखब करार दिया गया। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव कमेटी के लिए मोहम्मद आमिर, मोहम्मद जावेद यासीन, मोहम्मद आरिफ खान, श्रीमती पूनम सैनी वगैरह के नाम भी शामिल हैं। फार्मासिस्ट की जो मांग है वो हमारी मांग चलती रही है और चलती रहेगी और हमेशा समय पर ज्ञापन, धरना प्रदर्शन हम लोगों द्वारा होते रहेंगे। किसी भी केमिस्ट का किसी भी तरह से हम लोग शोषण नहीं होने देंगे, चाहे किसी हद तक हम लोगों को जाना पड़े। ई फार्मेसी मार्केट जो है आज से लगभग 10 साल पहले पनपा था और वो फार्म मार्केट जो पनपा था उसमें धीरे धीरे उसकी बढ़ोतरी होती है, लेकिन आज हाई कोर्ट जो हमारी मांग थी कि ई फार्मेसी मार्केट खत्म किया जाए उसे जो है गवर्नमेंट ने आज समझा है और हाई कोर्ट के निर्णय आ चुके हैं। लगभग वो ई मार्केट जो है वो बंद किया जा रहा है। खबर तफसील। इस्मत दरी के मुर्तकिब आरजेडी के रुकने पार्लियामेंट राज वल्लभ यादव को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने नवादा से रुकने असेंबली राज वल्लभ पर 60,000 रुपए का जुर्माना भी आयद किया है। इस फैसले के बाद राज वल्लभ की असेंबली की रुकनियत जानी तय है। इस मामले में अदालत ने नाबालिग लड़की को राज वल्लभ तक पहुंचाने वाली 2 खवातीन को भी उम्र कैद की सजा सुनाई है। इस मामले में दीगर 3 कसूरवारों को 10-10 साल की सजा सुनाई गई है। राज वल्लभ को 15 साल लड़की की आबरूरेजी करने की पादाश में सजा सुनाई गई है। कहीं रेप की पुष्टि है पूरे मेडिकल एविडेंस पे, ना कहीं कोई, हम तो सिर्फ हम पर तो जो चार्ज लगाया गया और हमें पूरा आत्मविश्वास है कि हमने कोई बलात्कार की घटना को नहीं अंजाम दिया है और ना हमारे घर पर कोई इस तरह की घटना नहीं। पूरा आपका ये जो जांच प्रक्रिया है एक तरफा कार्रवाई की गई है जांच में। एकदम न्याय की उम्मीद है, कहीं हिम्मत नहीं हारेंगे, न्याय पर भरोसा है। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ती सूरत-ए-हाल पर राजभवन मार्च पर निकले जन अधिकार पार्टी के कारकुनों ने सड़कों पर जमकर हंगामा किया। रुकने पार्लियामेंट पप्पू यादव कारोबारी गुंजन खेमका के कत्ल के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे, लेकिन हंगामे के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया जिसमें एक कारकुन की मौत हो गई। हर घर में गुंजन की लाशें हैं। हर बिहार की जनता गुंजन के हत्यारे को फांसी चाहता है। बिहार की जनता क्रय केंद्र चाहता है। बिहार की जनता हर जिले में सुखारों का ऋण माफ चाहता है, किसानों का ऋण माफ चाहता है। 1400 से 1700 धान खरीद करके हर किसानों के अकाउंट में देना चाहता है। एनडीए में सीट शेयरिंग पर डील पक्की होने की खबर है। बताया जा रहा है कि एलजेपी को बिहार में लोकसभा की 5 सीटें मिल सकती हैं, जबकि झारखंड या उत्तर प्रदेश में 1 सीट दी जाएगी। साथ ही आसाम से राज्यसभा की 1 सीट भी दी जा सकती है। कल अमित शाह, नीतीश कुमार और रामविलास पासवान की दिल्ली में मीटिंग होने वाली है। इस मीटिंग के बाद सीट शेयरिंग का रस्मी ऐलान होगा। तो लोजपा हमारे साथ रहेगी। सीट को लेकर बातचीत का दौर जारी है, जल्द उसका ऐलान होगा। कहीं कोई खींचतान नहीं है। देखिए, लोकतांत्रिक पार्टियां होती है, सब में बातचीत चल रही है। कल भी बातचीत हुई है, बातचीत जारी है और निश्चित रूप से बहुत जल्द ही सीटों के बारे में अंतिम फैसला हो जाए। नहीं, देखिए, सीटों का कुछ मामला नहीं अटका हुआ था। जैसा मैंने कहा, बहुत सारे विषय थे जिस पर चर्चाएं होनी थी। अगर आप मेरे दोनों ट्वीट्स को भी अगर आप ध्यान में रखें तो सीटों का मैंने सेकेंडरी किया था, जो कि हम लोग के लिए कोई बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है। जो प्राइम कंसर्न हम लोग का था वो क्या कहते हैं, जो हमारे इश्यूज थे, जो हमारे कंसर्न्स थे, तो विभिन्न मुद्दों को लेकर वहां पे चर्चा चल रही थी। और जैसा मैंने कहा कि मुझे उम्मीद है, क्योंकि राउंड्स ऑफ मीटिंग हुई हैं, तमाम बड़े नेताओं के साथ हुई है। अरुण जेटली जी स्वयं तमाम बैठकों में मौजूद थे। आज सुबह से भी मेरी 2 बार अरुण जी से मेरी मुलाकात हुई, तो मुझे उम्मीद है कि सब ठीक रहेगा। एलजेपी अगर ये तय करती है कि संकीर्ण मनोवादी लोगों का साथ छोड़ करके सामाजिक न्याय की धारा में आए, जाहिर तौर पर आइए तो सही। उधर उपेंद्र कुशवाहा ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि मुल्क के अगले वजीर आजम राहुल गांधी होंगे। कुशवाहा ने इस दौरान एक मरतबा फिर बीजेपी की आला क़यादत पर तनकीद की। हम कभी खामोश नहीं थे। जिस इशू पे हमारी पार्टी काम करती है उस इशू पर हमेशा हम बोलते रहे। लोगों को याद होना चाहिए कि हम सदन में भी सोशल जस्टिस की बात निरंतर करते रहे। बाहर सड़कों पर भी इसके लिए आवाज उठाते रहे। हल्ला बोल दरवाजा खोल हमारा कार्यक्रम निरंतर चलता रहा है। लेकिन ताकत को ही जब कमजोर करने की कोशिश की जाने लगी तो मुझको लगा कि अब यहाँ रहना ठीक नहीं है।
हाँ, एमएलए की बात है तो एमएलए को बिहार में अब मुख्यमंत्री खुद बुलाकर किसी एमएलए को कहे कि आप ले लो भैया, आ जाओ, तो आजकल तो लोग होते हैं, क्या क्या ले लो, अब इस बात की चर्चा हम मीडिया के सामने नहीं करेंगे, लेकिन अंदर डील बहुत हुआ है। जिस तरह से हमको अपमानित किया जा रहा था और प्रधानमंत्री जी सीधे देख रहे थे, यहाँ तक कि नीतीश कुमार जी ने मुझको नीच तक कहकर संबोधित किया, हमारी पार्टी के एमएलए को तोड़ने का उन लोगों ने प्रयास किया, और सीट शेयरिंग में जिस तरह से अपमानजनक हमारे साथ बर्ताव हो रहा था और प्रधानमंत्री जी चुपचाप देख रहे थे। चाहते तो हस्तक्षेप कर सकते थे, हमारी अपेक्षा थी कि हस्तक्षेप करें, अपेक्षा ही नहीं थी, हमने उनसे समय भी मांगा मिलने के लिए, कम से कम मेरी बात तो सुन लिए होते। देखिए, अभी तो लोकसभा का चुनाव होना है और प्रधानमंत्री का चुनाव होना है, अभी तो कोई न असेंबली का इलेक्शन है और न मुख्यमंत्री का चुनाव होना है, इसलिए अभी प्रासंगिक सवाल यह नहीं है। पहले टारगेट हम लोगों का है देश का जो चुनाव होगा, यहाँ से एनडीए की सरकार को हटाना, समाप्त करना और यूपीए की सरकार लाना। मुस्लिम नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के नाम पर पटना में आज सहरोजा तालीमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। पहले दिन एक वर्कशॉप का इनेकाद किया गया जिसमें मुस्लिम तबके की 62 शख्सियतों व दानिश्वरों के अलावा हुकूमत के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। आज होटल मौर्या में मुस्लिम नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के मौजू पर प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। फोरम फॉर लिटरेसी, अवेयरनेस एंड मुस्लिम एजुकेशन और अमेरिकन फेडरेशन ऑफ मुस्लिम ऑफ इंडियन ओरिजिन के ज़ेर एहतमाम मुनक्किदा प्रोग्राम में मुस्लिम नौजवानों के मसाइल को हल करने का मंसूबा बनाया गया। वर्कशॉप में मुसलमानों के बुनियादी मसाइल के हल के साथ साथ नौजवानों में सरमायाकारी की ज़रूरत पर भी तवज्जो मरकूज की गई। प्रोग्राम में एएमयू के साबिक वीसी ज़मीरुद्दीन शाह ने भी शिरकत की। 14 to 15% of the population of India are rendered worthless, useless and discriminated. The nation itself would suffer. So it is entirely the responsibility of the nation to carry forward the minority communities in the progress of development. और 15 to 59 में आ रहा है। इसके पीछे एक कारण ये भी है कि जहां पूरे हिंदुस्तान की जनसंख्या 1998-99 से 2005-06 के बीच घटी थी, बिहार में वो जनसंख्या इंक्रीज कर रही थी और उसका इम्पैक्ट, कोई भी बच्चा अगर जनसंख्या में पैदा होता है उसका इम्पैक्ट आपकी इकोनॉमी में 15 साल बाद पड़ता है। जब वो 15 साल का हो जाता है, जब वो लेबर फोर्स में आता है, तो वो इम्पैक्ट बिहार की इकोनॉमी में अब पड़ रहा है। और वो इम्पैक्ट पड़ रहा है क्योंकि आपकी वर्किंग एज पॉपुलेशन में सबसे बड़ी तादाद में जो एक कम्युनिटी का लोग आ रहा है वो मुस्लिम है। एएमयू के साबिक वीसी ज़मीरुद्दीन शाह के मुताबिक जब तक कमजोर अक़लियत को मजबूत बनाने की कोशिश नहीं की जाएगी, मुल्क की तरक्की का ख्वाब पूरा नहीं होगा। वहीं UNFPA के नदीम नूर ने कहा कि बिहार में मुसलमानों की आबादी बढ़ी है, जिसका फायदा मुल्क को उठाना चाहिए। दूसरी तरफ फोरम फॉर लिटरेसी, अवेयरनेस एंड मुस्लिम एजुकेशन के सदर डॉक्टर हई ने कहा कि हम मुसलमानों के तालीमी मुश्किलों को हल करने की संजीदा कोशिश कर रहे हैं, जबकि प्रोग्राम में शरीक बिहार के दाखिला सेक्रेटरी आमिर सुबहानी के मुताबिक नीतीश हुकूमत में मुसलमानों के तालीमी मसाइल के हल के साथ साथ मदारिस को पेश आने वाली मुश्किलात को भी दूर करने की पहल शुरू कर दी है। We have definitely reduced a dent in the literacy market, in the literacy range. But now our aim is not only literacy, but excellence in literacy, excellence in education. We want to produce the best doctors. We want to produce the best engineers, the best journalists, the best lawmakers. कायम करने के लिए मंजूरी दे दी है। हर जिले में एक मॉडल अक़लियती रिहायशी स्कूल कायम किया जाएगा। कई जिलों में ज़मीनें भी फराहम हो गई हैं और तामीराती काम शुरू होने वाला है। हमने कई बड़े मदारिस का सर्वे करा लिया है। हमारे अफसरान जो यहाँ मौजूद हैं वो खुद गए और वो वहाँ से तजवीज़ बना के लाए हैं और इसी दिसंबर महीने में कई मदारिस के लिए हम लोग मंसूबे जो बन चुके हैं उस पर रकम मंजूर करने वाले हैं। उसमें एक मदरसे को लाख में नहीं करोड़ रुपए में मदद मिलने वाली है, जो कि ज़रूरी भी है और उनका हक भी बनता है। मुसलमानों के मसाइल पर 3 दिनों तक पटना में मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्किद होंगे। प्रोग्राम में मकामी दानिश्वरों के साथ साथ बैरून ममालिक से भी आए दर्जनों माहिरीन शिरकत कर रहे हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पटना से महफूज आलम की रिपोर्ट।